हाँ, हेलो बच्चों। देखो अभी हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इस वर्ड को देखो, अगर आपको समझ में आएगा कि यहां पर वर्ड पे गौर करो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और प्लाज्म का मतलब होता है यहां पर साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्म। और यहां पर रेटिकुलम का मतलब होता है, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो देखो बच्चों, अब आपको पूरा परफेक्ट समझ में आ रहा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों दिया है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इनसाइड द साइटोप्लाज्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली सेल की अगर बात करेंगे, अगर हम लोग सेल की बात करेंगे तो अब आपको पता है कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देखो बच्चों, हाँ, सेल का जो न्यूक्लियस होता है स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो ये इस तरह से मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से ये मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से ये मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसी से कंटिन्यू होता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा मेम्ब्रेन तक जाता है। कहां तक जाता है बच्चों? ये मेम्ब्रेन तक जाता है। कहां तक जाता है बच्चों? ये मेम्ब्रेन तक जाता है, और मेम्ब्रेन तक इस तरह से भी पहुंचा हुआ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टरने। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? सिस्टरने। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टरने। और देखो यहां से जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इसके नजदीक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्गी एपरेटस। क्या बोलेंगे इसको? गोल्गी एपरेटस। लेकिन अभी हम लोग फोकस किस पे करेंगे बच्चों? अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब यहां से इस तरह से कुछ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी बाहर निकलते हैं। किस तरह से? इस तरह से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी बाहर निकले हुए रहते हैं, इस तरह से। और कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहां से भी ऐसे भी बाहर निकले हुए रहते हैं बच्चों, इस तरह से भी दिखते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे राइबोसोम अटैच होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सिस्टरने दिख रहे हैं, आपको गौर से देखिए बच्चों, ये सिस्टरने जो दिख रहे हैं, और इसके साथ में इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूब्यूल। और यहां पर इस तरह से भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग वेसिकल। क्या बोलते हैं इसको? वेसिकल। तो तीन कंपोनेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक होता है सिस्टरने, ठीक है, और एक होता है वेसिकल, और एक होता है ट्यूब्यूल। अब अगर किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो सर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से राइबोसोम आकर अटैच हो जाता है? तो याद रखो कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोफोरिन। क्या बोलते हैं बच्चों? राइबोफोरिन। क्या बोलते हैं इसको? राइबोफोरिन। ये दो तरह के होते हैं, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। इस राइबोफोरिन के साथ एंडो मतलब राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट आकर जुड़ जाता है। इसके साथ कौन आकर जुड़ता है बच्चों? लार्ज सब यूनिट आकर जुड़ जाता है, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी ये बोल रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक को बोलते हैं हम लोग कि इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट, मतलब कि इसके अंदर वाला साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो बाहर वाला है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो ये देखो बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? तो यहां पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जाल लाइक स्ट्रक्चर है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम लोग यहां पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिस पे साइटोप्लाज्म को अगर डिवाइड करेंगे तो जो साइटोप्लाज्म या जो भी फ्लूइड इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है और जो बाहर है, अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इंट्राल्यूमिनल, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्स्ट्राल्यूमिनल।
इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो बच्चों इधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो अब उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब आपको इतना तो पता रहना चाहिए बच्चों कि राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, राइबोसोम का फंक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक सिस्टर नहीं निकालकर इस तरह से आपको समझा रहा हूं, तो अगर इस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहां पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली राइबोसोम रहने की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। क्या करता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। उसी तरह से अगर यहां पर अगर मेम्ब्रेन के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सब बच्चों देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। उसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करेंगे तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है बच्चों? ये लिपिड सिंथेसिस करता है। उसके साथ साथ में बच्चों ये कौन स्पेसिफिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस में, स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस में, हार्मोन सिंथेसिस में भी इसका रोल है, स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस में भी इसका रोल है। तो देखो बच्चों, स्टीरॉयडल हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी के दो ग्लैंड्स बनाते हैं, एक तो गोनाड्स बनाते हैं और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है, स्पेसिफिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। तो अगर वो स्टीरॉयडल हार्मोन जो बनते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। उसी तरह से ये एससीआर जो है ना, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन किसका काम करता है बच्चों? ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। मतलब स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर बॉडी में आ जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करता है? एससीआर करता है। तो कैसे करता है? तो इसके पास स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है P450, क्या होता है? एक P450 नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिकली साइटोक्रोम P450। क्या बोलते हैं इसको? साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम की वजह से ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो इतनी बातें समझ में आई बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिकली उसका शेप वगैरह मेंटेन रखने में भी उससे मदद होती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में तो इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये लिपिड सिंथेसिस करता है, स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। तो आई होप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अच्छे से समझा होगा। अब आपका काम है कि आपने इसको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।